नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य। अगर आपका सब्जेक्ट है तो बीए के थर्ड सेमेस्टर में आपको हिंदी गद्य पढ़ना होता है। हिंदी गद्य में क्या क्या पढ़ना है अगर आप ना जानते हो तो सिलेबस डिस्कशन वाली वीडियो हमारी देख लीजिएगा। उसमें मैंने विस्तार से बताया है कि आखिरकार आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन सी कहानियां पढ़नी है, कौन कौन से उपन्यास, रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण क्या क्या पढ़ना है, डिटेल में मैंने आपको समझा रखा है। आज का जो वीडियो है ये पहली क्लास होगी, यानी चैप्टर संख्या 1 के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर संख्या 1 कहना उचित ना होगा, इसको आप यूनिट संख्या 1 कहें, यानी पूरी की पूरी इकाई संख्या 1 आज की वीडियो के माध्यम से मैं समाप्त करने का प्रयास करूंगा। इसमें आपको विस्तार से हर एक चीज दिखाई पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं यूनिट नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है बेटा हिंदी गद्य का संक्षिप्त इतिहास, जिसमें कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी, ऐसे तमाम प्रकार की जो गद्य विधाएं हैं इनका विकास और इनकी प्रमुख रचनाओं से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। तो इकाई संख्या 1 पूरा का पूरा आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। फिर इसके बाद में इकाई संख्या 2 के बारे में चर्चा करेंगे। यानी आज के बाद आपको इकाई संख्या 1 से कुछ भी डाउट नहीं बचेगा, पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर, पाठ्यक्रम का नाम है हिंदी गद्य। इकाई संख्या 1 को समाप्त करने का प्रयास रहेगा। प्रस्तुतकर्ता की बात की तो शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से आप वीडियो देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस नए सत्र 2026-27 में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हिंदी गद्य का संक्षिप्त इतिहास और सटीक इतिहास जो होगा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा एक नोट्स के माध्यम से। और ये नोट्स जो होगा शुक्ला स्टडी पॉइंट के तैयार किया गया नोट्स है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। सब कुछ पूरी डिटेल में जानकारी आपको मिलती रहेगी, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट के ऐसे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, तो आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए प्रारंभिक दौर अगर हम देखें हिंदी गद्य का, तो हिंदी गद्य का विकास जो होता है बेटा, पहले देखिए हिंदी का जो विकास हुआ है, आप देखेंगे हिंदी कब से शुरुआत मानी जाती है। तो हिंदी की शुरुआत अगर हम बात करें, कैसे सरसरी नजर देखने का प्रयास करें, देखिए हिंदी पहले हिंदी गद्य का विकास बहुत बाद में आकर के हुआ। पहले हिंदी में हिंदी काव्य का विकास हुआ, इसीलिए हम लोग ने पहले चैप्टर में मतलब पहले सेमेस्टर में हिंदी काव्य पढ़ा था। हिंदी काव्य में जब आप बात करते हैं तो हिंदी का इतिहास बेसिकली अगर माने तो 1000 ईस्वी से शुरू होता है, मोटी मोटा अगर समझने का प्रयास करें, या 943 ईसा पूर्व से शुरू होता, ईस्वी से शुरू होता है। ठीक है, और मतलब 1000 से अगर मान करके चलो तो 1000 से लेकर के और 1800 ईस्वी तक का जो समय काल है, इसमें दबदबा रहा हिंदी काव्य का। इसमें एक प्रकार से गद्य विकास नहीं हुआ, लेकिन गद्य का विकास आप देखते हैं 19वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में थोड़ा बहुत पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हो रहा था, लेकिन एक जो एक मझा या एक जबरदस्त काव्य है वो आपको नहीं दिख रहा था। आप देखते हैं हिंदी काव्य में एक आदि काल रहा। ठीक है, आदि काल में वीर गाथा काल जिसको कहते हैं, फिर आया आपका मध्यकाल। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया, एक था पूरब मध्यकाल जिसको भक्ति काल कहा गया। ठीक है, पूरब मध्यकाल की अगर बात की तो इसी पूरब मध्यकाल को क्या कहते हैं, इसी को भक्ति काल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, इसी को भक्ति काल कहते हैं। और इसके बाद में दूसरा आता है उत्तर मध्यकाल। ठीक है, उत्तर मध्यकाल की अगर बात की तो उत्तर मध्यकाल को क्या कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को बोलते हैं रीति काल। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं, रीति काल बोलते हैं। इस रीत में भी रीत, मध्य रीत, बद्ध रीत, मुक्त रीत, इस तरीके से भक्ति काल में आप देखते हैं राम भक्त शाखा, कृष्ण भक्त शाखा। ठीक है, और आप देखते हैं प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। ज्ञानाश्रयी के इस प्रवर्तक कबीर दास, प्रेमाश्रयी में आप देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, इंपॉर्टेंट कवि। ठीक है, ऐसे ही राम भक्त शाखा में तुलसीदास जी महाराज और कृष्ण भक्त शाखा में सूरदास जी का नाम आता है। उत्तर मध्यकाल में रीति बद्ध का विधारा जो चली उसमें जो है केशवदास का नाम आता है। फिर आप देखते हैं फिर रीति मुक्त जो धारा है उसमें घनानंद आलम बोधा का नाम आता है, रीति सिद्ध में बिहारी का नाम आता है। ऐसे चल करके चलता है। फिर उसके बाद में मध्यकाल के बाद में कौन सा काल आता है, मध्यकाल के बाद में आता है आधुनिक काल। ठीक है, और ये आधुनिक काल जो होता है बेटा, ये एक प्रकार से कब तक चलता है, 1850 ईस्वी से लेकर के अब तक का जो काल है, अब तक का काल ये आधुनिक काल है। तो हिंदी गद्य का जो विकास अपन का होता है वो आधुनिक काल में ही होता है, यानी 1850 के बाद में ही आप देखते हैं भारतेंदु युग का शुरुआत होती है। इस युग की बेटा भारतेंदु युग की शुरुआत होती है, और इसी भारतेंदु युग में ही साहित्य की अगर बात की जाए तो साहित्य में भारतेंदु युग से ही हिंदी गद्य का विकास पूर्णतया माना जाता है। क्योंकि हिंदी गद्य के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, भारतेंदु जी का है, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था, ये बात आप ध्यान दें। इसीलिए इनके जन्म से ही भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। 1850 से लेकर के 1900 का जो समय काल है
ये भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग के बाद में आप देखते हैं द्विवेदी युग आता है, जिसमें भाषा का पारिष्करण हुआ, ठीक है, खड़ी बोली का पारिष्करण हुआ, सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू हुआ 1903 ईस्वी में। और इसी 1903 ईस्वी में आप देखते हैं जब सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ, इसके द्वारा फिर हिंदी की पहली कहानी को लेकर के डिबेट चला। तो ये कहानियों से पहले आप देखते हैं नाटकों का प्रचलन चल चुका था, नाटक वगैरह लिख रहे थे भारतेंदु जी, ठीक है, और तमाम लोग लिख रहे थे। 1903 ईस्वी में कहानियों का दौर शुरू होता है। कहानियों में सबसे पहली कहानी आती है 1900 ईस्वी की कहानी है, ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, जिसको रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा कि हिंदी की पहली कहानी है, लेकिन बाद में वह कहानी हिंदी की पहली कहानी ना बची, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हिंदी की पहली कहानी वो नहीं बचती है, और इस तरह की चीजें सिस्टम जो है अपना चलता रहता है, ठीक है। यानी हिंदी कहानी की अगर बात करें बेटा, तो हिंदी कहानी जो है, हिंदी माधवराव सप्रे की फिर कहानी आती है। तो अब जो डिबेट चला कि हिंदी की पहली कहानी क्या है, तो माधवराव सप्रे की कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, तो उसको हिंदी की पहली कहानी का दर्जा है। इन सभी चीजों को मैं चर्चा करूंगा। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह था कि आधुनिक काल का जो विकास हुआ, आधुनिक काल का विकास 1850 से हुआ, और यहीं से हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव हुआ। हिंदी गद्य की जो भाषा थी वो खड़ी बोली रही, लेकिन अभी भी जो हिंदी काव्य लिखा जा रहा था वो ब्रज भाषा में ही लिखा जा रहा था। यहाँ पर आदिकाल में आप देखते हैं अवहट मिश्रित हिंदी का प्रयोग था। मध्यकाल तक आते आते आप देखते हैं कि अवधी भाषा का और ब्रज भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। भक्ति काल में आप देखते हैं अवधी ब्रज भाषा चलती रही, रीति काल में ब्रज भाषा का दबदबा बनता रहा, ठीक है। आधुनिक काल तक आते आते ब्रज भाषा और फिर खड़ी बोली का उदय हुआ, खड़ी बोली में गद्य लिखा जाने लगा, और इस तरीके से गद्य का विकास हुआ। गद्य में क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए एक प्रकार से इसको थोड़ा सा हम पॉइंट टू पॉइंट जो हमने मतलब नोट बनाया है आपके लिए, नोट्स तैयार किया, उसमें समझते हैं। तो एक प्रारंभिक दौर जो रहा हिंदी गद्य का, तो बेसिकली 1800 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक का ये प्रारंभिक दौर है, जहां पर हिंदी गद्य का विकास होता रहा। मतलब हिंदी गद्य का शुरुआती दौर हुआ, पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती रही, उसमें तमाम प्रकार के हिंदी के लेख जो है लिखने लगे, गद्य में लिखे जाने लगे। तो वो सब एक साहित्यिक रचना जरूर नहीं थी, लेकिन हाँ एक पत्र पत्रिका थी या तमाम चीजें थी, उसके माध्यम से हम जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। जैसे लल्लू लाल की अगर बात की है, लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर 1805 में प्रकाशित हुई, ठीक है। कृष्ण जीवन काव्य से गद्य की ओर से पहला साहित्यिक कदम जो रहा है ये यही रहा है। फिर सदल मिश्र के द्वारा श्रृंगार सुधा निधान 1830 ईस्वी, शायद इसका जो है इस पे डिबेट भी है। अलंकारिक सजावटी या गद्य के प्रारंभिक उदाहरण ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं 1800 से 1850 के दौर में, ठीक है। इसके बाद में जब हम और आगे बढ़ते, यहाँ तक काल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जब हम भारतेंदु युग में प्रवेश करते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट युग आता है हिंदी गद्य के विकास का। उस युग का नाम है भारतेंदु युग। भारतेंदु जी का जो जन्म हुआ था 1850 में हुआ था, इसीलिए इनके जन्म से लेकर के इनके जन्म और इनकी मृत्यु जो है, आप देखते हैं कि इनकी मृत्यु भारतेंदु जी की बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन उतने कम समय में इन्होंने बहुत काम किया। तो भारतेंदु युग जो रहा है ये हिंदी गद्य का विकास काल रहा है। भारतेंदु जी ने हिंदी में आधुनिकता लाई, इसलिए आधुनिक काल की संज्ञा भी भारतेंदु काल से ही शुरू कर दी जाती है, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य को सामाजिक चेतना और साहित्यिक स्वरूप दिया। इससे पहले आप देखते हैं एक साहित्यिक स्वरूप है, सामाजिक चेतना के तहत गद्य का विकास नहीं हुआ था। भारत दुर्दशा नाम का एक नाटक लिखा जाता है, हिंदी का पहला नाटक, ठीक है, 1875 ईस्वी में लिखा गया। अंधेर नगरी नाम का एक जो है व्यंग नाटक लिखा गया 1881 में, इन्हीं के द्वारा, भारतेंदु जी की ही रचना है। तो एक व्यंग नाटक है ये, ठीक है। अंधेर नगरी, अनबोझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ठीक है, ये पूरी जानकारी। तो भारत दुर्दशा, तो ये सब जो नाटक लिखे गए ये हिंदी गद्य के नाटक है, हिंदी गद्य में लिखे गए, जो कि नाटक जो है हिंदी की एक गद्य विधा है। तो इस तरीके से भारतेंदु युग का विकास हुआ। भारतेंदु युग के बाद में द्विवेदी युग आता है बेटा। द्विवेदी युग में क्या हुआ, एक सरल तौर पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपको बहुत ज्यादा डिबेट नहीं करना किसी मुद्दों पर की। और इसी में आप देखते हैं 1800 ईस्वी के दौरान ही यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है हिंदी गद्य के विकास में। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में आता है, तो उसने भी हिंदी को बढ़ावा दिया, हिंदी गद्य को बढ़ावा दिया। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, यह बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे देखिए, अब उसके बाद में द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग बेटा अगर बात की है तो 1893 से 1918 तक कहीं कहीं पर मिलता है, और वैसे 1893 जन्म के आधारित, जन्म के अकॉर्डिंग दिया गया है। बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 1893 कहना उचित ना होगा, यहाँ पर 1900 से लेकर के 1920 या 1918 तक का समय काल माना जाता है। पर डाटा से मतलब, जिसकी हिंदी गद्य में आप डाटा से उतना मतलब रखिए। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर बात की जाए,
इन्होंने सरस्वती पत्रिका जो है 1900 में प्रारंभ हुई। बाबू श्याम सुंदर दास इसके अध्यक्ष थे, प्रकाशन के मालिक थे, वो एक प्रकार से प्रकाशित कर रहे थे। लेकिन 1903 ईस्वी में क्या हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी नाम के एक विद्वान ने क्या किया, सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया। जब सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ तो उसमें जो भी रचनाएं प्रकाशित होती थी उसको पहले जांचा जाता था, उसकी भाषा की परिशुद्धता को, भाषा के परिष्करण को लेकर के नियम बनाए गए। महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं। इन्होंने एक प्रकार से चाहे हिंदी काव्य रहा हो चाहे हिंदी गद्य रहा हो, उसमें खड़ी बोली को मतलब की परिनिष्ठित और एक सुसंगठित तरीके से प्रस्तुत करने का काम किया। यानी भाषा का परिष्करण जो हुआ वो द्विवेदी युग में हुआ। जो हिंदी गद्य का एक प्रकार से जन्म हुआ भारतेंदु युग में हुआ, लेकिन वह जो एक प्रकार से जो जन्म हुआ उसका बाढ़ और विकास जो हुआ वो द्विवेदी युग में आकर के हुआ। ठीक है, और इसका जो प्रौढ़ रूप दिखाई पड़ता है छायावाद में हिंदी गद्य का प्रौढ़ रूप दिखाई पड़ता है। ठीक है, जैसे जन्म कब हुआ, जन्म हुआ भारतेंदु में यानी बचपन अवस्था। ठीक है, फिर आपका बचपन मतलब की बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था आ गई आपकी कब तक, किशोरावस्था आपका आ गई द्विवेदी युग में। और जो इसकी प्रौढ़ावस्था आई बेटा, वो प्रौढ़ावस्था आ गई कब, वो आई भारत मतलब क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद वाला युग जो है आपका, प्रसाद युग कह सकते हैं, या फिर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ईरा कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं उसी को छायावाद का युग। ठीक है, मतलब हिंदी गद्य में। तो 1903 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सरस्वती पत्रिका शुरू की गई थी 1919 मतलब 1900 ईस्वी से शुरू हो गई थी, लेकिन 1900 में उसके संपादक जो थे दूसरे थे, उनका नाम था बाबू श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसको आगे बढ़ाया और खड़ी बोली गद्य की नींव रखी। प्रथम हिंदी कहानियों में अगर आप देखेंगे इंदुमती कहानी एक आती है किशोरीलाल गोस्वामी जी की, 1900 ईस्वी में आप देखते हैं हिंदी की ये पहली कहानी का विकास हुआ। इसी दौरान इसी पत्रिका से, सरस्वती पत्रिका से संपादित हुई। और एक टोकरी भर मिट्टी दूसरी कहानी है, माधवराव सप्रे की कहानी है 1901 ईस्वी में। हिंदी की पहली कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको माना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र, इस पर बड़ा डिबेट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर बात की जाए, उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने हिंदी की पहली कहानी किसको माना है, किशोरीलाल गोस्वामी जी को माना है, उनकी कहानी इंदुमती को। ठीक है, लेकिन एक टोकरी भर मिट्टी एक दूसरी कहानी है, जो आधुनिक शोधों के अकॉर्डिंग पता चला कि माधवराव सप्रे की कहानी जो है एक टोकरी भर मिट्टी, ये हिंदी की कैसी कहानी है, हिंदी की ये पहली कहानी यही है, माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी। चूंकि यह कहानी जो है एक मौलिक कहानी है। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या है, एक मौलिक कहानी है, जबकि इसकी मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। इसको छायावाद का मतलब कि इसका टेम्पेस्ट का छायावाद या छाया अनुकरण कहा जाता है, कि टेम्पेस्ट का एक प्रकार से उसी के जैसा लिखा गया है, कि इसके मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया है। इस वजह से आप देखते हैं हिंदी की पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, वर्तमान साक्ष्यों के अकॉर्डिंग, वर्तमान शोध जो हुए हैं उनमें एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी के रूप में जानी जाती है। तो इस तरीके से ये हुआ आपका द्विवेदी युग में। ऐसे ही अब आपका अगला युग आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग की अगर बात करें बेटा, तो शुक्ल युग जो है 1918 से 1937 का युग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर युग रखा गया है। रामचंद्र शुक्ल की बात की तो रस मीमांसा नाम का इनका ग्रंथ 1902 में आया। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा इन्होंने 1928 में। हिंदी साहित्य का इतिहास जब आया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, मेरे पास है, और वह जब इतिहास लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसके बाद से आप देखते हैं हिंदी साहित्य को एक नवीन दिशा मिलती है। और इस तरीके से हिंदी गद्य का विकास जो था, जो कुछ कमियां रह गई थी, इस ग्रंथ के माध्यम से पूरी हो गई। हिंदी साहित्य का इतिहास का यह ग्रंथ अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा हिंदी काव्य का इतिहास हिंदी गद्य का इतिहास पूरा इसमें दिया गया है। एक एक चीजों को बारीकी के साथ शुक्ला जी ने इसमें लिखने का काम किया है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने इस पर बड़ा डिबेट किया है, मतलब कि बहुत कुछ लिखा है। हिंदी गद्य का आविर्भाव देखिए, अध्याय संख्या 2 हिंदी गद्य का आविर्भाव, यहाँ पर इन्होंने पूरी जानकारी लिखी हुई है कि किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में उर्दू ही लिखी जाने लगी थी। इसकी चर्चा बनारस अखबार के संबंध में कर आए हैं। मतलब इस तरीके से पूरा जानकारी आप देखते हैं। हिंदी गद्य का विकास, कलकत्ता का समाचार पत्र हो रहा था, स्त्रियों की शिक्षा को लेकर के तमाम सारे लेख लिखे जा रहे थे, उन सभी से हिंदी गद्य का विकास हुआ। और डिटेल में पूरी चीजें, उसको उतना समझने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, और रिसर्च के लिए आपको जरूरत पड़ेगी बेटा खड़ी बोली गद्य का विकास। ठीक है, और सब कुछ यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा हुआ। सामान्य परिचय गद्य का विकास, आधुनिक काल, यहाँ पर संवत 1900 से 1980 यानी कि 1850 से मान सकते हैं इसको। ठीक है, विट्ठलनाथ ब्रज भाषा गद्य का विकास हुआ। ऐसे में तमाम चीजों का विकास हुआ। खड़ी बोली गद्य, ब्रज भाषा गद्य, सारी बड़ी डिटेल में जानकारी इसमें दी गई है। तो इसको पढ़ेंगे तो बड़ा लंबा समय चला जाएगा आपका, और बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्ञानवर्धक पुस्तक है आचार्य शुक्ला जी की। आपको अगर समय हो या फिर हिंदी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी लेनी हो,
तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप हिंदी से कुछ एमए वगैरह करना चाहते हैं या हिंदी में नेट जेआरएफ करना चाहते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आप पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक होनी चाहिए, ऐसे 2-3-4 विद्वानों की पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1928। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी डाटा देखेंगे, डाटा थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाए तो उसको देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर चीजें मुंशी प्रेमचंद जी जो हिंदी कहानी के सम्राट या हिंदी उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं। ठीक है, कलम का जादूगर या कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। ठीक है, तमाम प्रकार के उपन्यास, तमाम प्रकार की कहानियां जो लिखी वो छायावाद मतलब कि इसी युग में लिखी, क्या नाम है, शुक्ल युग में ही लिखी। ठीक है, ये बात आप ध्यान, जैसे सेवा सदन हो गया 1919 में प्रकाशित, सेवा सदन एक उपन्यास है इनका। गबन नाम का उपन्यास 1931 में, गोदान 1936 में। यथार्थवादी गद्य में मानवीय संवेदनाएं और सामाजिक संदर्भ की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा ही किया गया, और मुंशी प्रेमचंद जी ने बड़े जबरदस्त तरीके से इन चीजों को किया। उन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी, 300 से अधिक कहानियां लिखी, जिनमें से उनकी पहली कहानी है कौन सी, उनकी पहली कहानी तो ऐसे कई सारी, लेकिन जो इनकी पहली कहानी का नाम है पंच परमेश्वर, जो हिंदी की पहली कहानी है। पंच परमेश्वर की अगर बात की जाए, पंच परमेश्वर बेटा, पंच परमेश्वर कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ठीक है, 1916 में इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इनकी जो लास्ट कहानी है 1936 में उसका प्रकाशन हुआ है, उस कहानी का नाम है बेटा कौन सा, उस कहानी का नाम है कफन। तो कफन कहानी जो है 1936 में प्रकाशित है। तो कफन यानी कि पंच परमेश्वर से लेकर के कफन तक का जो इतिहास यात्रा 1916 से 1936, इसीलिए हिंदी गद्य के इतिहास में, हिंदी कहानियों के विकास में, या हिंदी कहानी का इतिहास जब आप पढ़ते हैं, हिंदी गद्य का इतिहास पढ़ते, कुछ भी आप पढ़ते तो उसमें तमाम सारी चीजों के बारे में आप जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और बहुत ही विस्तार से चीजों को समझाने का प्रयास हम करेंगे, बहुत ही डिटेल में जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी प्रकार का कोई समस्या आपको आएगी। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको बारीकी के साथ मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, अगला है आपका आधुनिक स्वतंत्रता पश्चात, 1947 में आप देखते हैं और वर्तमान तक का जो समय रहा है, ये आधुनिक स्वतंत्रता का युग रहा। इसमें हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, इसको जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। देखिए, आत्मकथा, निबंध, यात्रा वृत्तांत और आधुनिक नाटक की धारा इसमें प्रबलता के साथ आगे बढ़ी। आत्मकथा, निबंध, जीवनी ये सब लिखे जा रहे थे। रिपोर्टाज, दैनिक दिनी डायरी, साक्षात्कार लिखे जा रहे थे। महिला लेखकों की भागीदारी भी इसमें आप देखते हैं बढ़ती है, जैसे कि महादेवी वर्मा जी, कृष्णा सोबती, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं, क्या आत्मकथा लिखी जा रही थी। तो हरिवंश राय बच्चन की अगर बात की तो ये, वैसे महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती ये महिला जो है लेखिका है। हरिवंश राय बच्चन जी की अगर बात की है तो ये, इन्होंने क्या भूलूं क्या याद करूं नाम का एक आत्मकथा इनका प्रकाशित हो, बड़ा फेमस। तो इस तरीके से आप चीजों को समझेंगे तो आधुनिक स्वतंत्रता पश्चात आप देखते हैं चीजें बहुत ज्यादा बदली और हिंदी गद्य के नए नए चीजें हमारे समक्ष आती रही। हिंदी गद्य के नए प्रारूप हमारे समक्ष आने प्रारंभ हो गए, नए नए विधाओं का विकास हुआ, तमाम सारी चीजें। आप एक एक विधाओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हिंदी गद्य का एक संक्षिप्त इतिहास जो था, इस तरीके से आप समझ सकते हैं और बता सकते हैं। परीक्षा के दौरान आप इतना लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा, आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं हिंदी की जो कहानी है, जैसे आपको जो पढ़ना है, तो हिंदी कहानी का विकास, हिंदी कहानी क्या है, एक सरसरी नजर मैंने आपको बताया था कि सभी पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और डिटेल में आपको चीजें बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हिंदी कहानी को लेकर के मैं आगे चल करके और एक लेक्चर डिटेल में बता चुका हूँ। हिंदी कहानी का परिभाषा, हिंदी कहानी का जो विकास यात्रा है, तमाम सारे कालों में, सब मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी पहले से, लेकिन उसके लेकर के मैं और भी चीजें बताने का प्रयास करूंगा। सब प्लेलिस्ट में लिंक आ जाएंगी, उसको लेकर के आप परेशान नहीं होइएगा। तो हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ, हिंदी कहानी क्या है, इसके प्रारंभिक उदाहरण सब कुछ आपको बताएंगे। बहरहाल इससे पहले अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है, रिवीजन क्लास लेना है, महामैराथन क्लास, चैप्टर वाइज क्लास आपको प्राप्त करनी है, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हर एक चैप्टर के, हर एक यूनिट के, तो 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी नंबर पर आप बेटा व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या आप अपना नाम एसएमएस करिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो, अपने सेमेस्टर का नाम भी इस पर लिख करके एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, आप इस पर जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज पेमेंट कर देना होगा। 100 रुपए जैसे आप फीस पेमेंट करेंगे, उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, साथ ही साथ में उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स के साथ उसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगी। पीडीएफ नोट्स के अलावा आपको वहां पर पीडीएफ नोट्स जो मिलेंगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी मिलेंगी। ठीक है,
आपका एमसीक्यूज टाइप के अगर क्वेश्चंस पेपर होते हैं, एमसीक्यूज टाइप का मॉडल पेपर और लिखित टाइप का, दोनों टाइप के आपके मॉडल पेपर मिलेंगे। बहुत ही विस्तार से हम चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। सब कुछ आपको मिलेगा, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सभी टाइप के क्वेश्चंस और आंसर आपको दूंगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें आपके यूनिट वाइज जो है आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, मतलब कि सभी सब्जेक्ट, आपके केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपका जैसे हिंदी, संस्कृत, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी या इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट आपका है, शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी से लेकर के सारे सभी सब्जेक्ट की आपकी बार तैयारी करवाई जाएगी। मात्र 100 रुपए फीस में पूरा आपको थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करवाई जाएगी। आपके पास एक स्केलर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपए भेजना होगा, किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की मिलेगी, लाइव क्लास, मैराथन क्लास, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, चैप्टर वाइज क्लास, सब कुछ आपको मिलेगी। आप बहुत ही बेहतर अंदाज में चीजों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, और ये 6 महीने यानी पूरा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आप उसमें पढ़ते रहेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ चीजें आपको मैं समझाता रहूंगा। ठीक है, आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए सिलेबस है, सभी बच्चे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का, जो जितने भी बच्चों के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पेपर हो रहे हैं उन सभी के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहानी की अगर बात की तो मैंने संक्षिप्त नोट्स तैयार किया ताकि आप इसको परीक्षा के दौरान भी पढ़ करके आप चले जाएं। ये नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। आपको ये सब पीडीएफ जो है आपको एकदम चटक चटक अच्छा पीडीएफ मैंने तैयार किया है इस तरीके से। ऐसे ही हर टॉपिक के पीडीएफ तैयार किए जा रहे हैं, सब आपको मिलते रहेंगे ग्रुप में। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। हिंदी कहानी, कहानी किसे कहते हैं बेटा? कहानी गद्य की एक संक्षिप्त विधा है जिसको आप 20 मिनट में पढ़ करके खत्म कर सकते हो, उसको कहानी कहते हैं। कहानी जो होती है इसमें क्या होता है, किसी घटना, पात्र या भाव को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया जाता है साहित्यिक शैली में। ठीक है, इसमें कथानक जो है सीमित होता है, भाषा सुस्पष्ट होती है एकदम से, उद्देश्य पाठक पर प्रभाव डालता है। कहानी के माध्यम से कहीं ना कहीं पे किसी उद्देश्य को, किसी सूचना को, किसी समस्या को उजागर करना हो सकता है, या किसी समस्या का समाधान, या किसी मुद्दे पर, किसी भी घटना पर कहानी, किसी भी एक घटना होती, छोटी सी घटना, इसको आप 20-25 मिनट में पढ़ करके समाप्त कर देते हैं, वो होती कहानी। कहानी की अगर बात की तो कहानी में देखिए, एक तो सबसे पहली बात इसमें क्या होता है, एक कथानक होता है, कथानक। ठीक है, इसमें एक कथानक होता है बेटा। दूसरी बात है क्या, इसमें पात्र और चरित्र इसमें काम करे पात्र होते हैं। तीसरी बात इसमें क्या होता है, इसमें भाषा और शैली होती है, यानी कि भाषा, कहानी किस भाषा में है, किस शैली में लिखी गई, शैली मतलब जैसे वर्णनात्मक शैली है, विश्लेषणात्मक शैली है, या कैसी शैली है, घटना प्रधान शैली है। जिस शैली में होगी उसी शैली में आपको यहाँ पर विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बारीकी के साथ हम चीजों को आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो तीसरी चीज हो गई कथानक, पात्र, भाषा शैली। इसके साथ साथ चौथा आपका क्या हो जाएगा बेटा, चौथा आपका क्या हो जाएगा, चौथा आपका होगा, चौथा आपका क्या हो जाएगा, चौथा आपका हो जाएगा इसमें उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य होता है। और इसमें पांचवा आपका क्या होता है, पांचवा होता है इसका कहानी का जो तत्व होते हैं। कहानी का तत्व अगला होता है आपका वातावरण यानी देश काल। ठीक है, कहाँ से कहाँ की कहानी है, यानी किस जगह की घटना है, तो वातावरण देश काल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ में इसमें जो छठा चीज क्या होता है, छठा होता है इसमें डायलॉग, यानी कि कथोप कथन जिसको आप कहते हैं। ठीक है, कथोप कथन, ये एक प्रकार से ये केवल ना केवल हिंदी कहानी की ही ये विशेषताएं होती हैं, तत्व होते हैं। ये सारे जो छह तत्व मैंने लिखे हैं, ये सारे छह तत्व हिंदी कहानियों के नहीं बल्कि हिंदी गद्य के उपन्यास जो विधा है, या और जो नाटक है, एकांकी, सब में आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। यानी कोई भी कहानी लिखी जाए, कोई भी रचना लिखी जा रही है तो उसका एक कथानक होगा, एक कहानी होगी उसमें। ठीक है, और उसमें कुछ पात्र और चरित्र यानी कुछ काम कर रहे लोग होंगे, जो इसमें एक प्रकार से कोई हीरो होगा, कोई विलेन होगा, इस तरीके से दिखाया जाएगा। भाषा शैली, कुछ किसी ना किसी भाषा में कहानी लिखी गई होगी, कोई ना कोई शैली होगी उसकी। ठीक है, उद्देश्य यानी कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके ही कहानी लिखी जाती है। वातावरण यानी कहाँ की कहानी है। ठीक है, कथोप कथन माने होता है कि उसमें डायलॉग होता है, जो पात्र आपस में बातचीत करते हैं उसी को डायलॉग कहते हैं। ठीक है, डायलॉग डिलीवरी भी होती है। तो एक मूवी मान लीजिए, मूवी में जैसे एक मूवी में एक कहानी होती, कथानक होता है, स्टोरी होती है, उसमें कुछ हीरो हीरोइन काम कर रहे होते, गुंडा जो होते वो, उसमें किस भाषा की पिक्चर है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, हिंदी किसकी है, ठीक है, भोजपुरी किसकी है, शैली कौन सी, यानी कि थ्रिलर है, क्राइम है, या फिर वो हॉरर मूवी है, या रोमांटिक है, ठीक है, कैसी कॉमेडी है, किस तरीके, तो वो शैली हो गई उसकी। उद्देश्य क्या है, वो समाज में क्या उद्देश्य, यानी किस उद्देश्य से पिक्चर बनाएगी, मनोरंजन के उद्देश्य से, या समाज में किसी संदेश को दे रही है, या किसी भी प्रकार, जैसे कि आप देखते हैं हाउसफुल 5, ये मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई कॉमेडी मूवी है। ठीक है, और इस तरीके से आप देखते हैं और तमाम मूवी, जैसे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा, वो संदेश दे रही थी भाई टॉयलेट जरूरी है। ऐसे में हर मूवी का अपना उद्देश्य होता है। हॉरर मूवी जो जैसे आप देखते हैं कंचना 4, या ऐसे तमाम मूवी जो भूत ही मूवी होती हैं, भूत वाली, तो उसमें चीजें आपको समझाने का प्रयास। ठीक है, उद्देश्य,
वातावरण की बात की जाए, देश काल वातावरण, कथोपकथन अगला होता है, इसमें डायलॉग वगैरह दिए जाते हैं। इस तरीके से विस्तार से मैंने आपको इसको समझाया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, वैसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं चीजों का। चलिए, प्रारंभिक उदाहरणों की अगर बात है तो कहानियों में, जैसे कहानियों की अगर बात की जाए बेटा, तो प्रारंभिक कहानियों में जैसे इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है, 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आदर्शवादी और नैतिक पहलू इसका जो है मिलता है, ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। एक टोकरी भर, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने बताया था। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है, सामाजिक यथार्थ पर और किसान जमींदारी दृष्टांत को उजागर करती हुई कहानी है। 1901 में प्रकाशित हुई, आधुनिक शोधों के अकॉर्डिंग हिंदी की पहली कहानी, इसी को स्वीकार किया जाता है, ठीक है, माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को। ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध कहानियां जो रही हैं बेटा हिंदी गद्य की, उसमें जैसे कि कफन कहानी 1936 में प्रकाशित है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी बेटा, किसकी कहानी है, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। सदगति कहानी प्रेमचंद जी की 1931 की। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की कहानी 1913 की, ठीक है। ऐसे ही पंचपरमेश्वर 1916 की कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इस तरीके से चीजें ये आप समझ सकते हैं। अगला जो आपका आता है हिंदी गद्य विधाओं में, उसका नाम है उपन्यास। उपन्यास की अगर बात करें बाबू, उपन्यास किसे कहते हैं? उपन्यास, उपन्यास की अगर बात करें, अंग्रेजी में उपन्यास को नोवेल कहा जाता है। उपन्यास की अगर बात करें तो उपन्यास गद्य की वह व्यापक विधा है जिसमें घटनाओं, पात्रों और परिवेश का विस्तृत चित्रण होता है। इसमें सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की गहराई से विवेचना होती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए, किससे? उपन्यास गद्य की वह व्यापक विधा होती, व्यापक माने इसमें कम से कम, जैसे कहानी का बड़ा भाई या कहानी का पिताजी मान लीजिए, कहानी छोटी होती है, उसमें पात्र भी कम होते हैं, लेकिन उपन्यास में कई कहानियां मिलजुल करके चलती हैं और एक लंबी घटना होती है, ठीक है। कई पन्नों में, लगभग मान कर चलो कि 200-300 पन्नों का एक प्रकार से उपन्यास हो सकता है, 100 पन्नों का हो सकता है। इसमें क्या होता है? घटना, पात्रों और परिवेश का विस्तृत चित्रण होता है। इसमें सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की गहराई से विवेचना करी जाती है। यानी इसमें क्या होता है? पात्र, कथोपकथन सब कुछ वही होता है, कहानी ऐसा पूरा सिस्टम होता है, लेकिन कहानी छोटी होती है और ये बड़ा होता है। बस इतना ही अंतर होता है उपन्यास और कहानी में, बाकी कुछ अंतर नहीं होता है। इसमें एक एक कहानी दूसरी कहानी से रिलेट करके आगे बढ़ती है। जैसे आप कोई पिक्चर देखते हैं, अब पिक्चर जो है 2 घंटे की, वो क्या है? 2 घंटे की पिक्चर बेटा, वह एक प्रकार से एक कहानी मान सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन आप जो है जब एक वेब सीरीज देखते हो, मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, वेब सीरीज जो है वो उपन्यास है और कहानी एक पिक्चर है, मूवी है। बस इतना समझ लीजिए उदाहरण के रूप में, ठीक है। उपन्यास ये होता है। प्रारंभिक उपन्यासों की अगर बात की जाए बेटा, जैसे परीक्षा गुरु उपन्यास की अगर बात की जाए, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, 1882 में प्रकाशित, नैतिक शिक्षा पर आधारित है। हिंदी का पहला उपन्यास होने का गौरव भी इसी को प्राप्त है, परीक्षा गुरु को। प्रसिद्ध उपन्यासों में जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास शामिल है, ठीक है। प्रसिद्ध उपन्यास में कौन सा? मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास शामिल है, ठीक है। गबन, गबन 1931 में मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास। गोदान 1936 में सबसे फेमस किसान जीवन की त्रासदी को दिखाता है। गोदान सबसे फेमस उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का है, बहुत बड़ा उपन्यास है। सेवा सदन 1919 में, ये भी मुंशी प्रेमचंद जी का है। ऐसे ही यशपाल का झूठा सच 1958 में है। यशपाल का झूठा सच जो है, ये उपन्यास जो है बड़ा फेमस उपन्यास है। ऐसे ही धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता 1949 में प्रकाशित, ये भी एक फेमस उपन्यास की श्रेणी में आता है। तो एक कुछ उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। उदाहरण आप कोई दूसरा भी दे सकते हैं जो भी आपको याद हो, लेकिन ये उदाहरण चूंकि परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो इसके लिए भी आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये उपन्यास हो गए। उपन्यास बेटा कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक तौर पर अगर देखें तो उपन्यास आपका क्या होता है? उपन्यास कई प्रकार के होते हैं। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद जी इसके प्रणेता रहे। मुंशी प्रेमचंद जी के जितने उपन्यास हैं वो सामाजिक यथार्थ यानी समाज का जो यथार्थ है उसको दिखाने का काम करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के जितने भी उपन्यास आप देखेंगे वो सब कहीं ना कहीं पे समाज की किसी एक समस्या को आधारित करके लिखे गए हैं और विस्तार से उसके बारे में बताए गए हैं। तो उपन्यास जो है सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए। ऐसे ही यशपाल नाम के विद्वान हैं, इन्होंने मनोवैज्ञानिक और शहरी जीवन से रिलेटेड उपन्यास लिखा। और ऐतिहासिक उपन्यासों में महारत हासिल है जयशंकर प्रसाद के उपन्यास जो थे, ये एक प्रकार से कैसे, झांसी की रानी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का, वो भी एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यास जो है उसमें जयशंकर प्रसाद, ठीक है, और इसके अलावा वृंदावन लाल वर्मा, ऐसे तमाम उपन्यासकार हैं जिन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, ठीक है। आगे देखते, तो ये उपन्यास हो गया। तीसरी विधा आपकी आ गई नाटक। नाटक क्या है भैया? नाटक तो एक एक परिभाषा मैंने इस तरीके से लिख दी ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। नाटक जो होता है गद्य की वह विधा है जिसमें संवाद और अभिनय के माध्यम से, संवाद यानी कि एक डायलॉग के माध्यम से और अभिनय एक
एक एक्टिंग के माध्यम से एक्टिंग करी जाती, मंचन किया जाता नाटकों का। पहले नाटक होते थे, नुक्कड़ नाटक होते थे, चौराहे पर नाटक होते थे, वहां पर जो है मंच लग करके किसी समस्या को दिखाने के लिए, किसी समस्या ज्वलंत मुद्दा कोई है उसको लेकर के नाटक होते, नुक्कड़ नाटक होते थे। अब वो सब सिस्टम खत्म हो गया है। पहले होते थे, कोई भी नाटक जो लिखा जाता था पहले उसका मंचन किया जाता था। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक जो लिखे गए ऐतिहासिक नाटक है, इस वजह से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का मंचन संभव नहीं हो पाता, उनकी मंचीयता पर प्रश्न खड़ा होता है। जयशंकर प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक नाटक है, अब वो एक प्रकार से बहुत सरल तरीके से मंचित नहीं हो पाते हैं, जबकि जो भारतेंदु जी के नाटक हैं और लोगों के नाटक हैं उनको आप आसानी से मंचन कर सकते हैं। नाटक वही अच्छा होता है जिसका मंचन अच्छे तरीके से किया जा सकता हो। नाटक का मतलब ही होता है अभिनय करना, और अभिनय वो सरल तरीके से एक पर्दे पर हो जाए वो होता है। नाटक में कई अंक होते हैं, ठीक है, और इसके विपरीत एक दूसरी नाटक होता है, उसको बोलते हैं एकांकी नाटक। वैसे एक घूंट एकांकी 1929 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद की एकांकी है, वो पहली एकांकी है। एकांकी माने होता है एक अंक का नाटक, ठीक है, और नाटक में कई अंक होते हैं, कई अंक माने कि कई पार्ट होते हैं उसके, ठीक है, कई चैप्टर होते हैं, जबकि एकांकी का केवल एक ही चैप्टर होता है। दृश्य कई हो सकते हैं लेकिन चैप्टर एक होता है। नाटक में कई अंक भी होते हैं और बहुत सारे दृश्य भी होते हैं, ठीक है। नाटक क्या है? नाटक गद्य की वह विधा है जिसमें संवाद और अभिनय के माध्यम से जीवन की विभिन्न पक्षों को रचनात्मक रूप से मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। वो कोई सामाजिक घटना हो सकती है, कोई राजनीतिक, कोई भी पहलू हो सकता है जिसको उजागर करना होता है समाज के समक्ष, उस प्रकार का घटना यहाँ पर होती है। नाटक में जैसे बहुत सारे फेमस नाटकों में, प्रारंभिक नाटकों में जैसे भारत दुर्दशा नाम का नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का 1875 में आया। राजनीतिक सामाजिकता पर व्यंग्य किया गया है इस नाटक के माध्यम से, ठीक है। और जो और भी प्रसिद्ध नाटक है उनमें अगर मैं बताने का प्रयास करूं उसमें तमाम उदाहरण आपके समक्ष आ चुके हैं। जैसे अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है 1881। स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का 1928 में। ये नाटक स्कंदगुप्त यानी गुप्त सम्राट के एक शासक हैं स्कंदगुप्त, ठीक है, जिन्होंने हूणों मतलब शाक्यों मतलब सभी को पराजित किया और बड़े प्रतापी शासक है। तो ऐतिहासिक नाटक है, इतिहास के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एक साहित्यिक दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन काफी कुछ ऐतिहासिक है इसमें। तो स्कंदगुप्त जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। स्कंदगुप्त जो गुप्त सम्राट है, ठीक है, उनके बारे में लिखा गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ध्रुव स्वामिनी जो है रामगुप्त की पत्नी है और चंद्रगुप्त जो होते हैं वो एक प्रकार से उनका छोटा भाई है रामगुप्त का। बाद में एक प्रकार से रामगुप्त जो है वो बड़ा डरपोक है, बहुत कायर टाइप का है, ठीक है, उसका भाई बाद में से शादी करता, प्रेम करता है, इस तरीके से चीजें होती। पूरी कहानी मैं आपको समझाऊंगा। ध्रुव स्वामिनी पर एक दिन में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, उसके लिए तैयार रहिएगा। जयशंकर प्रसाद का नाटक है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, 1933 में प्रकाशित है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है, 1969 में आया, ठीक है। ऐसे अंधायुग नाम का नाटक धर्मवीर भारती का 1955 में। इस तरीके से नाटक के उदाहरण है। अगली जो रचना है वो है आलोचना। आलोचना की अगर बात की बेटा, आलोचना जो होता है उसमें उसके जनक जो माने जाते हैं, हिंदी आलोचना के जनक कौन माने जाते हैं? हिंदी आलोचना के जनक बेसिकली माने जाते हैं अपने क्या नाम है उनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी हिंदी में आलोचना के सर्वश्रेष्ठ पुरोधा माने जाते हैं, उन्होंने बहुत काम किया इस पर। ठीक है, हिंदी आलोचना की अगर बात करें तो जयशंकर सॉरी रामचंद्र शुक्ला जी बहुत पुरोधा माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ला जी हो गए, ठीक है। महावीर प्रसाद सॉरी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बाद में आते हैं, नंदुलारे वाजपेयी जी आते हैं, डॉक्टर नगेंद्र, ये सब बाद में आते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने जिस तरीके से आलोचनाएं करी है, उनकी आलोचना के टक्कर में हिंदी साहित्य में कोई दूसरा खड़ा नहीं हो पाता है, ये एकदम से निर्विवाद रूप से कह सकते हैं आप। तो हिंदी आलोचना की अगर बात की जाए, आलोचना वह विधा होती है बेटा जिसमें साहित्य के गुण और दोष दोनों को बताया जाता है। किसी भी रचना, कोई भी लेखक है, किसी लेखक ने कोई रचना लिखी, उस रचना में क्या कमियां रही और क्या अच्छाइयां रही, उन दोनों के पक्षों को उजागर करना ही क्या होता है, दोनों पक्षों को उजागर करना ही उसका क्या होता है, आलोचना कही जाती है। उसकी शैली, दृष्टिकोण और सामाजिक प्रभाव का वैज्ञानिक और तार्किक विश्लेषण किया जाता है। किसी भी विधा मतलब कि किसी साहित्य साहित्य के गुण और दोष, साहित्य के क्या गुण और क्या क्वालिटी, क्या दोष होते हैं, शैली क्या है, दृष्टिकोण क्या है, सामाजिक प्रभाव का वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टि से क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं आलोचना के माध्यम से। तो आलोचना बड़ी जबरदस्त आलोचनाएं की हैं आचार्य शुक्ला जी ने, ठीक है। जैसे कि प्रारंभिक आलोचनाओं में अगर देखेंगे तो रस मीमांसा नाम की आलोचना आप देखते हैं, रस मीमांसा, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना 1902 में, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम का ग्रंथ जो मैंने आपको दिखाया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1928 में, ठीक है। ऐसे तमाम सारी चीजें आप देखते हैं आती रही। आधुनिक आलोचनाओं में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर
पर आलोचना करी, क्योंकि कबीर पर उतना ज्यादा काम आचार्य शुक्ला जी ने नहीं किया। आचार्य शुक्ला जी ने जब काम नहीं किया तो किसने काम किया फिर उस पर? उन पर काम किया किसने? आचार्य द्विवेदी जी ने काम किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ला के किन्हीं बातों का अगर कोई भी किसी विद्वान ने खंडन किया हिंदी साहित्य जगत में, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही वह व्यक्ति जिन्होंने खंडन किया है। आचार्य शुक्ला जी के समक्ष और कोई टिक नहीं पाता था, बस केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी पहले के हैं, मतलब इनसे सीनियर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से। आचार्य रामचंद्र शुक्ला पहले आए थे, उसके बाद में फिर हजारी प्रसाद बाद में आए। तो आचार्य शुक्ला जी के कुछ कुछ मतलब की बहुत सारी चीजों पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया। जैसे कबीर पर उन्होंने कबीर को बस छोड़ दिया कि भाई कबीर में जो कविता करने का गुण है वो नहीं है। कबीर बस एक क्या है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ में पंचमेल खिचड़ी भाषा, इसमें साहित्य के गुण नहीं दिखते हैं। कबीर कवि नहीं बल्कि संत है, ठीक है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको बहुत रिस्पेक्ट दिया और बहुत ही डीपली अध्ययन किया इन पर, कबीर पर, ठीक है। और कबीरदास वैसे विद्वान आदमी है, बहुत बड़े विद्वान आदमी। नामवर सिंह की अगर बात की जाए, नामवर सिंह जो है एक विद्वान है, आलोचक है। इन्होंने कविता के नए प्रतिमान लिखे 1968 में रचना आई, जो कि हिंदी साहित्य जगत की अगर बात की तो आलोचना की सर्वश्रेष्ठ आधुनिक पुस्तकों में मानी जाती है डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीर पुस्तक, ऐसे तमाम रचनाएं लिखी गई। रामविलास शर्मा जी आते हैं, ठीक है, ऐसे तमाम लोग आते हैं। आगे देखते हैं, तो हिंदी निबंधों की तो ये होगा आपकी आलोचना। अब हिंदी निबंधों की अगर बात करें बेटा, निबंधों की अगर बात करें, निबंध किस तरीके से आए, देखिए हिंदी निबंध की अगर बात करें देखिए निबंध परिभाषा, निबंध की अगर देखें तो निबंध गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक किसी विषय पर स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रस्तुत करता है। इसमें तर्कशीलता, भावात्मकता और कलात्मकता का समन्वय होता है। निबंध में लेखक की व्यक्तिगत शैली और दृष्टिकोण आपको झलकता है। यानी कहने का मतलब है लेखक जो होता है बंधन मुक्त होकर के जब कोई रचना लिखता है, कोई दाब कोई प्रेशर के साथ नहीं लिखता है, स्वच्छंदता के साथ किसी मुद्दे पर किसी घटना पर कब एक बंधन मुक्त होकर के चीजें लिखता तो निबंध कहलाता है। किसी भी विषय पर स्वतंत्र रूप से बंधन मुक्त होकर के अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, ऐसी रचना साहित्य जगत में निबंध के नाम से जानी जाती है। इसमें तर्कशीलता, भावात्मकता और कलात्मकता का समन्वय होता है, जो लेखक के अंतर्मन की और बाह्य मन की उपज होती है, ठीक है। निबंध में लेखक की व्यक्तिगत शैली और पॉइंट ऑफ व्यू झलकता है, दृष्टिकोण झलकता है, ये बात तो निबंध ये होते हैं। निबंध के बारे में चर्चा करते रहेंगे। प्रमुख निबंधों की अगर बात करें बाबू, तो प्रमुख निबंधों में जैसे राजा भोज का सपना, ये निबंध है किसका? सदा सुखलाल जी का निबंध है, 1839 में आया। ऐसे ही भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है। इन्होंने इसमें कहा कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है भाई भारत की वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। उस समय जब भारतेंदु जी का युग चल रहा था, अंग्रेजों का दबदबा था, अंग्रेज शासन भारत पर कर रहे थे, तमाम सारे फैक्टर्स आते हैं, तो उन सभी के हिसाब से इन्होंने ये लिखा कि भारत दुर्दशा नाम का नाटक भी आप देखते हैं लिखा है, भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है निबंध भी लिखा। यानी भारतेंदु जी ने बड़ा काम किया। भारतेंदु जी ने न केवल गद्य लेखन का काम किया बल्कि इन्होंने काव्य लेखन का भी काम किया। प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, ऐसे तमाम प्रकार के ग्रंथ, प्रेम माधुरी, ऐसे तमाम रचना लिखी है, ठीक है। साहित्य का उद्देश्य, रामचंद्र शुक्ल की रचना साहित्य का उद्देश्य भी एक निबंध है। ऐसे ही रामचंद्र शुक्ला जी का एक निबंध और है मित्रता नाम का निबंध, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है मित्रता निबंध। इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बता भी चुका हूं, मित्रता के बारे में एक दिन और चर्चा करूंगा आपको, ठीक है। तो ये सभी जितनी भी रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उनको मैं टॉपिक वाइज टॉपिक बहुत ही बारीकी के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। आपको कहीं पर भटकना नहीं है, सब कुछ आपको समझना है। अब अगला आपका रचना जो आती है, उस रचना का नाम, उस विधा का नाम क्या है? यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत का मतलब क्या होता है? जब कोई साहित्यकार कहीं पर जाता है और वहां पर जो उसको घटनाएं दिखती हैं, उसको जो महसूस होता है अच्छी अच्छी चीजें, उसको वो लिखने का काम करता है, उसी को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यात्रा वृत्तांत बेसिकली अगर बात की जाए, यात्रा वृत्तांत उसके जो पुरोधा है हिंदी साहित्य में सबसे जबरदस्त, उनका नाम है पंडित, क्या नाम है उनका भाई? उनका नाम है जैसे मेरी पंडित राहुल सांकृत्यायन, मेरी यूरोप यात्रा वगैरह। तो पंडित राहुल सांकृत्यायन ने यात्रा वृत्तांत को जो है पाठकों के समक्ष जो है अच्छा बनाया। यात्रा वृत्तांत वगैरह कोई जल्दी पढ़ता नहीं था, लेकिन जब से राहुल सांकृत्यायन जी ने उस पर काम करना शुरू किया, अथातो घुमक्कर जिज्ञासा नाम का ग्रंथ लिखा। बहुत फेमस विद्वान है पंडित राम, मतलब की ये क्या नाम है, राहुल सांकृत्यायन जी। उनके पिताजी पुरोहिती करते थे, पंडिताई करते थे। अब पंडिताई करते थे, इनको भी उसी क्षेत्र में ले जाया जा, मतलब कि इनको भी कथा वथा बांचने के लिए भेजते रहते थे।
पंडित जो है राहुल संकृत्यान जी ने कहा कि मेरा मन नहीं लगता है, पिताजी बहुत बार भागते रहे घर से। फिर एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, और घर से निकल लिए भाई, यात्रा करने लगे। उनको बस घूमना पसंद था बचपन से ही, और वही घूमते घूमते इन्होंने एक प्रकार से क्या किया, हिंदी साहित्य जगत में अपना नाम अमर कर लिया यात्रा साहित्य में। ठीक है, यात्रा वृत्तांत होता क्या है, जैसे नाम से स्पष्ट है, यात्रा वृत्तांत। वृत्तांत माने उसके यात्रा के दौरान जो चीजें घटित होती हो। यात्रा वृत्तांत में लेखक अपनी यात्रा के दौरान देखे गए स्थलों, जनजीवन और अनुभवों का सजीव और रोचक वर्णन करता है। इसमें स्थान, संस्कृति और समाज का गहन चित्रण किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है इसमें, एक प्रकार से यात्रा के दौरान देखे गए जो स्थल हैं, ठीक है, जो जनजीवन को उन्होंने देखा, जो अनुभव किया, उसका सजीव और रोचक वर्णन करता है एक लेखक साहित्यिक शैली में। ठीक है, इसमें स्थान, संस्कृति और समाज का भी गहन चित्रण जो है लेखक प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। प्रमुख यात्रा वृत्तांतों की अगर बात की जाए तो हिंदी साहित्य में प्रमुख यात्रा वृत्तांतों की श्रेणी में अगर नाम देखा जाए तो मेरी यूरोप यात्रा, पंडित राहुल संकृत्यान की 1935 में प्रकाशित, बड़ी फेमस है रचना। ठीक है, तिब्बत में 5 वर्ष राहुल संकृत्यान की रचना है। ऐसे ही अंडमान की यात्रा महादेव वर्मा की। ऐसे तमाम प्रकार की और रचनाएं जो है उसमें शामिल है। अगली जो एक प्रकार से हिंदी की विधा है उसका नाम है संस्मरण। संस्मरण जो होता है ये क्या होता है बेटा, संस्मरण की अगर बात की जाए, संस्मरण वह विधा होती है जिसमें लेखक अपने जीवन की विशेष घटनाओं या व्यक्तियों से जुड़ी स्मृतियों का आत्मकथात्मक और भावात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। आत्मकथा पूरे जीवन की कथा होती है, लेकिन संस्मरण जो होता है वह एक प्रकार से अपने जीवन से जुड़ी हुई, अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन की कुछ विशेष घटनाएं जो कि आपसे जुड़ी हुई हैं और आपको याद आती रहती बार बार, आपको प्रेशर करती है वो कि आपकी वो घटना आपको याद आती रहती है। ऐसी घटनाओं को जब एक लेखक साहित्यिक शैली के रूप में एक प्रकार से लिखता है, अपनी लेखनी के माध्यम से लिखता है, वह रचना बेटा कहलाती है आपकी क्या, वह रचना कहलाती है आपकी ये। ठीक है, आत्मकथात्मक शैली में और भावात्मक चित्रण होता है, इमोशनली एक प्रकार से एक चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास एक लेखक करता है। तो संस्मरण जो होता है खुद के बारे में होता है, इसके ठीक विपरीत होता है रेखा चित्र। रेखा चित्र में क्या होता है, आपसे जुड़ी हुई घटना किसी दूसरे के बारे में हो, घटना आपसे जुड़ी हुई हो लेकिन वो किसी दूसरे के बारे में घटना हो, और वह घटना एक प्रकार जब आप देखते हैं और वो आपको बार बार जो है लिखने पर मजबूर करती है, तो वो घटना रेखा चित्र कहलाएगी, वो किसी दूसरे के जीवन से होगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये आत्मकथात्मक शैली में संस्मरण लिखा जाता है और जीवनी जो है रेखा चित्रात्मक शैली में लिखी जाती है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। संस्मरण की अगर बात की जाए तो हिंदी के प्रमुख जो संस्मरण के लेखक हैं उनमें महादेवी वर्मा जी का नाम फेमस है। जैसे अतीत के चलचित्र नाम की जो रचना है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। 1941 में प्रकाशित है रचना अतीत के चलचित्र, बड़ा फेमस रचना है। कभी कभी हरिवंश राय बच्चन की रचना, मेरा परिवार महादेवी वर्मा की रचना, ये सब प्रमुख संस्मरण है हिंदी के, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही रेखा चित्र की अगर बात की, रेखा चित्र क्या होता है, रेखा चित्र की परिभाषा दीजिए भी। देखिए रेखा चित्र की अगर बात करें बेटा तो रेखा चित्र जो है वो क्या है, रेखा चित्र जो है गद्य की वह विधा है जिसमें किसी व्यक्ति, किसी घटना या किसी स्थान का, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन संस्मरण में क्या था, केवल अपनी घटना थी, अपने आत्मकथा के बारे में, अपने जीवन से जुड़ी हुई घटना के बारे में लिखा जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं रेखा चित्र की, चूंकि रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसको लेकर के आप परेशान ना हो, सब मैं करवाता रहता हूँ मॉडल पेपर में, रिवीजन क्लास में क्वेश्चंस और आंसर जो पूछे जाते हैं। तो रेखा चित्र जो है गद्य की वह विधा होती है, कैसी विधा है, जिसमें किसी व्यक्ति, किसी घटना या किसी स्थान का संक्षिप्त, सजीव और प्रभावशाली, इफेक्टफुल चित्रण प्रस्तुत किया जाता है, वो भी साहित्यिक शैली में। ठीक है, तो उस रचना को हम संस्मरण कहते हैं। निबंध और संस्मरण के बीच की एक विधा होती है रेखा चित्र, उसको हम रेखा चित्र कहते हैं। संस्मरण जो होता है वो अपने घटना या अपने जीवन की घटना जब आप लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपने जीवन की घटना जब हम लिखते हैं बेटा, अपने जीवन की घटना जब हम लिखते हैं तो वो एक प्रकार से संस्मरण कहलाएगी। लेकिन हम किसी अपने तब क्या लिखते हैं, किसी व्यक्ति, किसी घटना या किसी स्थान का संक्षिप्त, सजीव और प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत करते हैं किसी दूसरे के बारे में। ठीक है, तो वो रेखा चित्र होता है। ठीक है, निबंध और संस्मरण के बीच इसको रखते हैं। ठीक है, संस्मरण अपनी घटना होती है, निबंध बंधन मुक्त होकर किसी भी चीज पर लिख सकते हैं, उसके बीच की विशेषताओं को धारण किए हुए रेखा चित्र शैली में लिखी गई रचना रेखा चित्र कहलाती है। प्रमुख रेखा चित्रों की अगर बात की जाए तो प्रमुख रेखा चित्रों में कौन कौन सी चीजें ध्यान आती हैं, प्रमुख रेखा चित्रों में जैसे कि आप देखते हैं रेखा चित्र संग्रह,
हरिशंकर परसाई का रचना, विविध रेखा चित्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तेरी कहानी मेरी जुबानी, शिवानी की कहानी, मतलब कि ये तो इस तरीके से ये रचनाएं जो है रेखा चित्र में आती हैं, स्मृति की रेखाएं। और आप देखते हैं हिंदी साहित्य में जो महादेवी वर्मा जी हुई हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। रेखा चित्र की अगर बात की जाए, रेखा चित्र में बहुत सारे रेखा चित्र उन्होंने लिखे हैं। महादेवी वर्मा जी की अगर बात की, उन्होंने बड़ा काम किया इस पर, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। महादेवी वर्मा जी के कई सारे रेखा चित्र, महादेवी वर्मा के जो संस्मरण या रेखा चित्र होते हैं या संस्मरण होते हैं, वो रेखा चित्रात्मक संस्मरण होते हैं। महादेवी वर्मा की जो रचनाएं होती हैं बेसिकली उसमें रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर आप नहीं जान पाओगे, कौन सा रेखा चित्र है कौन सा संस्मरण है, ठीक है। अगली रचना है डायरी। डायरी की अगर बात की बेटा, डायरी को क्या बोलते हैं? डायरी को दैनंदिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरी को दैनंदिनी कहते हैं। जैसे एक लेखक की डायरी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, क्या? एक लेखक की डायरी। एक लेखक की डायरी किसकी है? ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। इसकी रचना बेटा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। कौन सी? एक लेखक की डायरी। ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसमें क्या है, उनके जीवन से रिलेटेड जब कोई लेखक जो होता है अपने दिन प्रतिदिन के जो किस्से कहानियां होती हैं, घटनाएं होती हैं, उनको लिपिबद्ध करता रहता है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से संपादित करता रहता है। वही जब एक पुस्तक बना करके प्रकाशित करवा दी जाती है, उसकी घटनाएं जीवन की जो प्रत्येक जीवन की प्रत्येक दिन की है, उसी को दैनंदिनी या डायरी कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। डायरी कौन सी विधा है बेटा? देखिए डायरी वह विधा है जिसमें लेखक अपने दैनिक, दैनिक माने दिन प्रतिदिन की जीवन की जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को, अब उनके जो इमोशंस होते हैं यानी भावनाएं, उन भावनाओं को और विचारों को क्या करते हैं, दिनांक वार क्रम से डेली का डेली अलग अलग लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, दर्ज करता है डायरी में। इसमें आत्मीयता और निजी भावनाओं की प्रधानता होती है, चूंकि लेखक जो होता है, कोई भी व्यक्ति जब अपने बारे में लिखता है तो उसमें क्या होता है, निजी जीवन की प्रधानता होगी, बिल्कुल होगी, आत्मीयता की प्रधानता होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि लेखक अपने बारे में दिन प्रतिदिन की घटनाएं क्या हो रही है उसके साथ क्या क्या चीजें, तो वो डायरी लिखते रहते हैं। आजकल भी बड़े सारे लोगों के डायरी लिखने के शौक होते हैं। डायरी जो होती है उसको साहित्यिक शैली में लिखा जाता है, ठीक है, और खास करके डायरी कुछ दिनों के बाद में या फिर उसके मृत्यु के बाद में या उसके लास्ट समय में उसको प्रकाशित करवा दिया जाता है, तो वो डायरी होती है, ठीक है। प्रमुख उदाहरणों में जैसे कि दिनचर्या के पन्ने महादेवी वर्मा जी की रचना, ठीक है, डायरी के पन्ने शिवानी के, ठीक है, ये सब रचनाएं खास करके किसके हैं, डायरी के हैं। और महादेवी वर्मा जी की अगर हम बात करें बेटा, महादेवी जी की अगर बात की जाए तो बड़ी फेमस लेखिका रही महादेवी जी, ठीक है। एक मिनट, महादेवी वर्मा जी की अगर बात की तो इनको क्या है, देखिए छायावाद, महादेवी ही देवी जी एक ऐसी जो है लेखिका है जिनको छायावाद की दुर्गा भी कहते हैं, ठीक है, छायावाद की दुर्गा कहा जाता है इनको। क्यों कहते हैं छायावाद की दुर्गा, इसके पीछे रीजन ये है, और ये छायावाद के एक प्रकार से चार स्तंभों में से एक है, यानी कि चार स्तंभों में से एक है, चार स्तंभों में से एक है। कहने का मतलब ये बाबू कि चार स्तंभ जो छायावाद के हैं, प्रसाद, पंत, निराला, उसके बाद में महादेवी वर्मा जी का आता है। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, ठीक है, प्रसाद, पंत यानी सुमित्रानंद पंत, निराला यानी निराला माने क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये तीन व्यक्ति हैं और एक महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है। तो महादेवी जी, महादेवी वर्मा की अगर बात किया, इन्होंने गद्य लेखन जितना काम किया उतना ही काम इन्होंने काव्य लेखन में भी किया है, यानी बड़ी फेमस लेखिका रही हैं। गद्य में भी उतना ही इनका नाम है जितना पद्य में है, यानी काव्य और गद्य दोनों में बड़ी जबरदस्त रचनाएं लिखी हैं इन्होंने, महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा एक जबरदस्त लेखिका के साथ साथ एक इनका व्यक्तित्व भी बड़ा प्रखर रहा है, व्यक्तित्व भी बड़ा जबरदस्त रहा है। इन्होंने बड़ा काम किया है, चाहे हिंदी साहित्य में काव्य विधाओं को लेकर के हो या गद्य विधाओं को लेकर के हो, बड़ा काम इन्होंने कर दिया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। खास करके संस्मरण और रेखा चित्र के लिए गद्य में जानी जाती हैं, और हिंदी काव्य में आप देखते हैं मैं नीर भरी दुख की बदली रचना लिखती हैं या फिर तमाम चीजें ऐसी लिखती हैं। अगली रचना है भैया आपकी कौन सी, अगली रचना है रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट जिसको कहते हैं, ठीक है।
रिपोर्ट की अगर बात की है, रिपोर्टाज कह सकते हैं इसको हिंदी में, अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं उसी को। रिपोर्ट माने क्या होता है, जैसे कोई घटना आप देखते पुलिस थाना में रिपोर्ट करवाने कभी गए हैं, तो घटना का कैसी घटना हुई, कैसे हुई, पूरी घटना एकदम से डिटेल में लिख करके बताना होता है। तो वो घटना जो बतानी होती है बाबू, वो घटना एक प्रकार से एकदम क्रमवार अच्छे तरीके से बतानी होती है, लेकिन जब उसमें साहित्यिक शैली का प्रयोग कर देते हैं तो रिपोर्टाज बन जाती है हिंदी की। ठीक है, देखिए रिपोर्ट गद्य की वह विधा है जिसमें किसी सभा, किसी घटना या कार्यक्रम, ध्यान से लिखिएगा, किसी सभा, किसी घटना या कार्यक्रम का तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ विवरण प्रस्तुत होता है। तथ्यात्मक मतलब कि एकदम से फैक्ट फैक्ट सही सही जानकारी, तथ्यात्मक मतलब कि एकदम फैक्ट, तथ्य को अंग्रेजी में फैक्ट कहते हैं। तो फैक्ट और वस्तुनिष्ठ माने एकदम से ऑब्जेक्टिव जानकारी, या तो सही या तो गलत, मतलब एकदम सही सही, गलत ना हो, उसमें कुछ लाग लपेट ना हो, जैसा हुआ वैसा आपको लिखना है, बताना है, प्रस्तुत किया जाता है। जैसी घटना, किसी भी घटना का, किसी भी सभा का, किसी भी कार्यक्रम का रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती तो एकदम से हूबहू जैसा हुआ वैसा आपको बताना होता है। तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, पाठक को सही और स्पष्ट जानकारी देना होता है। तो रिपोर्टाज में किसी घटना, किसी सभा या किसी कार्यक्रम का सत्य के साथ एकदम से एकदम फैक्ट जानकारी दी जाती है ताकि जनता उसको जान पाए और समझ पाए। कई सारे उदाहरण है रिपोर्टाज के, जैसे कि रिपोर्टाज की अगर बात करें बाबू, तो रिपोर्टाज में जैसे कि आपका प्रमुख उदाहरणों में जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित भारत दुर्दशा में सामाजिक रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा भारत दुर्दशा में सामाजिक रिपोर्ट दी गई है। सामाजिक रिपोर्ट मतलब समझ रहे हैं ना, समाज के बारे में उन्होंने बताया कि भाई समाज में हो क्या रहा है इस समय, दशा क्या है भारत की दुर्दशा, उन्होंने बताया कि भाई भारत में इस समय क्या हो रहा है, तो एक रिपोर्ट ही प्रस्तुत समझ सकते हैं कि एक रिपोर्ट ही है। ऐसे ही सरस्वती पात्रिका में सभाओं की रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाती थी। सरस्वती पात्रिका में संपादन होता था, तो मुद्दों पर जांच होती थी, उस पर चर्चा होती थी, उसके बारे में फिर उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती थी। ऐसे ही प्रारंभिक हिंदी पत्रकारिता के समाचार पत्रों की रिपोर्ट जो है, ये सब रिपोर्ट के उदाहरण है। ठीक है, ऐसे तमाम रिपोर्टाज और लिखे गए हिंदी में। रिपोर्टाजों की अगर बात की जाए बेटा, तो कई सारे रिपोर्टाज उदाहरण के रूप में आप जान सकते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध रिपोर्टाज और उनके लेखक, हिंदी के प्रसिद्ध लेखकों में, रिपोर्टाज के लेखकों में खास करके आप देखते हैं बहुत सारे, देखो इसे हरिशंकर परसाई की रिपोर्ट है, चोरी की रिपोर्ट, ठीक है, गांधी हत्या की रिपोर्ट विष्णु प्रभाकर ने लिखा। ऐसे ही अमृता प्रीतम ने लिखा, डायरी के पन्ने, रिपोर्ट शैली में लिखा। ठीक है, ऐसे जमींदार की रिपोर्ट प्रेमचंद जी ने लिखा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ने राष्ट्रपति पर रिपोर्ट लिखा। ठीक है, आम आदमी की रिपोर्ट शरद जोशी ने लिखा। इस तरह के तमाम सारे रिपोर्ट लिखे गए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये सब रिपोर्टाज आजकल तो रिपोर्ट वगैरह तो जैसे जो बड़े-बड़े लेखक हैं, जो समाचार पत्रों में काम करते हैं, उन लोगों ने लिखी है। देखिए अगली अगली रचना आपकी है जीवनी और आत्मकथा। जीवनी और आत्मकथा में बहुत बड़ा कम डिफरेंस होता है। जीवनी जो होता है, एक मिनट समझिए, जीवनी जो होता है ये कोई और लेखक होता है। जीवनी में एक प्रकार से इसका लेखक कोई और होता है। लेखक जो होता है किसी दूसरे के बारे में, किसी दूसरे की जीवनी लिखता है, किसी दूसरे की जीवनी लिखता है लेखक। ठीक है, किसी दूसरे के बारे में लिखता है, जबकि आत्मकथा जो होती है लेखक स्वयं के बारे में लिखता है। लेखक किसके बारे में लिखता है, स्वयं के बारे में लिखता है। मान लेते जीवनी लिखना आसान है कि आत्मकथा, देखिए आत्मकथा लिखना बिल्कुल आसान है, लेकिन जीवनी लिखना बड़ा कठिन है। आत्मकथा तो व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है, तो चाहे सही लिखे चाहे गलत लिखे उसको ही पता होगा। लेकिन अगर जीवनी आप लिख रहे हैं और थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ, तो फिर आपको भैया, तो कभी हो सकता है कि आपके खिलाफ केस भी हो जाए, या हो सकता है कि आपको लोग कहें कि भैया आपने गलत लिखा। तो बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती किसमें, बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती किसमें बेटा, सावधानी बरतने की जरूरत होती किसमें, बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती किसमें भाई, जीवनी लिखते समय हमको सावधानी बरतने की जरूरत होती, क्योंकि ये अगर 1% भी गलत हुआ कोई मुद्दा, तो आपके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जीवनी लिखते समय हमको लेखक के जो है अच्छाई बुराई को बारीकी के साथ समझना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहिए। अगर लेखक है, लेखक जीवनी क्या होती है, किसी व्यक्ति, जो किसी कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, कोई प्रसिद्ध लेखक है, उसके बारे में विस्तार से लिखे। जैसे कि आप देखते जीवनी में, जैसे अमृत राय कौन है, अमृत राय जी एक लेखक हैं। अमृत राय इसके मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। इन्होंने अपने पिताजी की जीवनी लिखी। इनके पिताजी का नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता होगा हिंदी में। प्रेमचंद जी केवल हिंदी में नहीं मशहूर है, बल्कि ये उर्दू की बड़ी
जबरदस्त लेखकों में नाम आता है। उर्दू साहित्य में जब आप पढ़ते तो भी मुंशी प्रेमचंद जी उतने ही दबदबा कायम करते जितना हिंदी में दबदबा कायम की हुई है। अमृत राय जी पुत्र है मुंशी प्रेमचंद जी के, तो उन्होंने कौन सा लिखा है, कौन से जो है जीवनी लिखी, इन्होंने लिखी कलम का सिपाही नाम की जीवनी। कौन सी जीवनी बेटा, कलम का सिपाही। आपके पाठ्यक्रम में संकलित है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही जीवनी नाम की किसने लिखी, कलम का सिपाही नाम की जीवनी जो है किसने लिखी, कलम का सिपाही जीवनी लिखी अमृत राय। लेखक कौन है, अमृत राय। किसके बारे में है, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। ऐसे ही आप देखते हैं विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर ने क्या लिखा है, आवारा मसीहा। आवारा दूसरी जीवनी, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किसने लिखा है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। आवारा मसीहा कहते किसको है, आवारा मसीहा कहते हैं किसको, शरद चंद्र चटर्जी को। शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है आवारा मसीहा, लिखा किसने है, विष्णु प्रभाकर ने। तो लेखक कोई दूसरा होता है और किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में लिखता है तो उसको जीवनी कहते हैं। आत्मकथा खुद व्यक्ति लिखता है अपने बारे में, जैसे कि जूठन। जूठन क्या है, जूठन एक आत्मकथा है, किसने लिखी है, जूठन क्या है बेटा, आत्मकथा है। और जूठन आत्मकथा लिखी किसने है, जूठन आत्मकथा लिखी है किसने बेटा, जूठन नाम की आत्मकथा लिखी महर्षि, क्या नाम है उनका, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। और ये एक दलित आत्मकथा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन जी ने ही लिखा है, ठीक है, उसके 4 भाग हैं। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि जो आत्मकथा होती है, लेखक खुद के बारे में अपने बारे में खुद लिखता है तो वो आत्मकथा होती है। लेकिन जब वही लेखक किसी दूसरे के बारे में, किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में लिखता है, उसी को जीवनी कहते हैं। तो आप चाहें तो इसका नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आगे बढ़ता हूं, तो समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए जिसको लिखना, स्क्रीनशॉट लेना है। समझ में आ रहा है ना। तो ये होती है जीवनी और आत्मकथा के बीच में डिफरेंस, और क्या होती है आत्मकथा जीवनी मैंने आपको बता दिया। अब एक इसकी परिभाषा भी देख लो। देखिए, आत्मकथा वह है जिसमें लेखक अपने जीवन का लेखा जोखा स्वयं प्रस्तुत करता है, जबकि जीवनी किसी अन्य लेखक के द्वारा लिखी जाती है जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन का विस्तृत विवरण होता है। आज आपको बहुत ज्यादा लाइट दिक्कत आ रही है क्योंकि बारिश का मामला है, लाइट सही से नहीं आ रही है, ठीक है, एक फेस उड़ गया है। अब लाइट काट दे तो इन्वर्टर चलेगा, तो इन्वर्टर पूरा चला नहीं सकता है। ऐसे में क्या हो रहा है कि लाइट बहुत ज्यादा स्लो आ गई है, तो आप देखते हैं पूरा बहुत बहुत कम मामला है, भले बहुत सिस्टम लगवा रखा है लेकिन इस सही से चल नहीं पा रहा है। तो चेहरा एकदम से काला है, फिर सही तरीके से आपको नहीं दिख रहा होगा, या दिख भी रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट अच्छे से किया है ताकि आपको दिखे सब कुछ, ठीक है। बहुत ही बारीकी के साथ हम आपको समझा रहे हैं। तो लाइट की वजह से दिक्कत है, बाकी अदर क्लास जो आगे की क्लास आएगी उसमें लाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी। बारिश बूंदी का मामला चल रहा है, इस वजह से ऐसे सिस्टम में थोड़ा बहुत कमियां आ रही, तो इसको लेकर के परेशान नहीं होइएगा। सब पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसको मेरी बातों को सुनते रहिए, बाकी आप पीडीएफ फिर से प्राप्त कर लीजिएगा, पीडीएफ ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ग्रुप को ऐसे ज्वाइन करना है उसको लेकर के मैं आपको जानकारी अभी दे दूंगा, ठीक है, सारी चीजें आपको। आत्मकथा क्या है, जिसमें लेखक अपने जीवन का लेखा जोखा स्वयं प्रस्तुत करता है, जबकि जीवनी क्या है, किसी अन्य लेखक के द्वारा किसी लिखी जाती है और जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। प्रमुख उदाहरण के रूप में बात की जाए तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है। मेरा जीवन जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा है। महात्मा गांधी की जीवनी पंडित नेहरू की जीवनी है, ठीक है। तो ये जीवनी का उदाहरण है ये, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अधिक कभी तेज हो गई लाइट, अभी फिर धीमे हो जाएगी, इस ये देखिए धीमी हो गई, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम ही चल रही है। ऐसे हो गए तो जीवनी आत्मकथा हो गई। अगला है आपकी रचना व्यंग। व्यंग की बात किया तो आपके पाठ्यक्रम में भोलाराम का जीव शामिल है, एक व्यंग है। इसका है हरिशंकर परसाई की रचना है, वो शायद भोलाराम का जीव, ठीक है। देखिए व्यंग है, एक बात की व्यंग, तो देखिए व्यंग की परिभाषा क्या, व्यंग गद्य की वह विधा है जिसमें समाज की कुरीतियों या राजनीतिक विसंगतियों और मानवीय दुर्बलताओं पर हास्य और कटाक्ष के माध्यम से तीखा प्रहार किया जाता है। कोई समाज की कोई घटना है जिसको कुरीति है, कोई कोई राजनीतिक विसंगति है, कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उस पर व्यंग किया जाता है। रचनाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से एक व्यंग प्रस्तुत करा जाता है उन पात्रों को दिखा करके, ये होता है व्यंग। हिंदी साहित्य में व्यंग का भी बड़ा महत्व आजकल बढ़ गया है, ठीक है। इसमें उदाहरण जैसे अंधेर नगरी एक व्यंग ही है भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1881 में, लेकिन वो व्यंग की सारी कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, ठीक है। आत्माराम का जीव, भोलाराम का जीव आप पढ़िएगा वो सही रहेगा, भोलाराम का जीव है, ठीक है। ऐसे ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये शरद जोशी की ये है, ठीक है। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई, ये सब क्या है बेटा, ये सब एक प्रकार से व्यंग ही है। इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझा। हिंदी साहित्य का अब जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, एक मैं सरसरी नजर में चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं।
एक नजर में अगर देखें हिंदी गद्य का विकास, कालखंड, प्रमुख लेखक इधर और प्रमुख कृतियां और विशेषताएं इधर। ठीक है, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए जैसे देखिए प्रारंभिक युग की अगर बात की, प्रारंभिक युग जो हिंदी गद्य का 1800 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी में हिंदी का प्रारंभिक युग का जो गद्य विकास रहा वो रहा। ठीक है, लल्लू लाल सदा सुखलाल प्रेम सागर नाम की रचना लिखते हैं और इस तरीके से ये 1805 ईस्वी में ये रचनाएं जो है बेसिकली इसकी रही। राजा भोज का सपना 1839 में, गद्य की सामाजिक सजावटी भाषा, नैतिक और धार्मिक कहानियां इसमें लिखी जा रही थी। एक विशेषता हो सकती है गद्य की सजावटी भाषा, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता नैतिक और धार्मिक कहानियां लिखी जा रही थी 1800 से 1850 के दौरान। फिर दूसरा काल आता है हिंदी गद्य का भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में क्या हुआ, 1850 से 1885 तक चला ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी प्रमुख कवि रहे, इन्होंने भारत दुर्दशा नाम का नाटक लिखा। ठीक है, 1875 में, अंधेर नगरी 1881 में। इसकी विशेषता क्या रही इस युग की, सामाजिक चेतना पर बल दिया गया। साथ ही साथ में आधुनिक गद्य की शुरुआत जो होती है वो भारतेंदु युग से ही प्रारंभ होती है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। आपको दिख रहा है बेटा कि नहीं दिख रहा है, एक बार कमेंट करके आप बताएं। बिल्कुल दिख रहा होगा, स्पष्ट दिख रहा है ना। चलिए, तो इस तरीके से आपको दिख रहा है, आगे समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा जो युग आता है वो आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की अगर बात की जाए, द्विवेदी युग 1893 से 1918 तक का जो समय काल रहा है द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर यह युग पड़ा है, प्रमुख लेखक है। सरस्वती पात्रिका का संपादन 1900 में शुरू हुआ, लेकिन इसको संभाला महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में। 1800 मतलब कि 1900 से शुरुआत होती है बेसिकली सरस्वती पात्रिका की, लेकिन जो संपादन संभाला महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने वो 1903 में संभाला। इंदुमती 1900 में कहानी लिखी गई। इसमें क्या हुआ, खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ, यथार्थवाद का प्रवेश हुआ रचनाओं में, तमाम सारी चीजें आई और एक गद्य का जो एक जबरदस्त रूप है वो द्विवेदी युग में देखने को मिलता है। और शुक्ल युग में हिंदी का जो प्रौढ़ साहित्य है गद्य का वो आपको दिखाई पड़ता है। 1918 से 1937 का समय शुक्ल युग के नाम से जानते हैं हिंदी गद्य में। रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इसी को शुक्ल युग कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी इसी युग के महान लेखक रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम का ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने लिखा 1928 में। गोदान 1936 का एक बढ़िया जो है उपन्यास रहा, जो कि सबसे फेमस उपन्यास है हिंदी साहित्य का। इसमें क्या था, आलोचना का विकास हुआ, यथार्थवादी उपन्यास लिखे जाने लगे। ये जो है शुक्ल युग की एक विशेषता रही है, एक सरसरी नजर में आपको बता रहा हूँ। और जो लास्ट युग है अपना आधुनिक युग, आधुनिक युग की अगर बात करें 1947 से वर्तमान तक का जो समय रहा हिंदी गद्य में वो वर्तमान युग। तो एक हिंदी गद्य का संक्षिप्त इतिहास आपको मैं बता रहा हूँ। 1947 से वर्तमान तक का जो युग रहा है वो ये युग रहा है। ठीक है, आधुनिक युग धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। ठीक है, अब धर्मवीर भारती का रचना आधा युग मतलब अंधा युग हो गया। ठीक है, मोहन राकेश की आधे अधूरी रचना हो गई 1969 की। ये आप देखते हैं इस तरीके से अब मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यक्तिगत विषय वस्तुओं पर निबंध रचनाएं, कहानियां, उपन्यास सब लिखे जाने लगे। तो इस तरीके से ये चीजें हुई। तो एक सरसरी नजर में मैंने आपको बता दिया, एक संक्षिप्त इतिहास आपने समझा इसमें यहाँ पर। ठीक है, पूरा का पूरा। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। हिंदी गद्य के विकास मतलब विधाओं का सारांश सब देखते हैं, जो हमने विधाएं आपको बताई। जैसे कि हिंदी गद्य में जैसे कहानी जो सबसे पहले, जैसे कहानी जो फेमस कहानी है, कहानियों में सबसे जबरदस्त कहानी जो रही है, जैसे कहानी हिंदी गद्य की कहानी राजा भोज का सपना सदा सुखलाल ने लिखा 1839 में। उपन्यास परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास 1882। हिंदी कहानी में पहली कहानी माधवराव सप्रे की 1900 ईस्वी में लिखी गई। ठीक है, 1903 में मतलब 1901 में लिखी गई। माधवराव सप्रे की 1900 में, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की, इस समय आपको बता भी चुका हूँ। नाटक जो है भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1875। आलोचना रस मीमांसा जो रामचंद्र शुक्ला जी ने लिखा 1902 में। निबंध राजा भोज का सपना लिखा गया सदा सुखलाल के द्वारा 1839 में। यात्रा वृत्तांत मेरी यूरोप यात्रा राहुल संकीर्तन जी की 1935 में आई। संस्मरण अतीत की चलचित्र महादेव वर्मा जी की 1941 में। रेखाचित्र विविध रेखाचित्र हरिशंकर परसाई का 1950 में आया। डायरी की अगर बात की तो क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की 1969 में। डायरी भी कह सकते हैं, आत्मकथा भी है ये। जीवनी की अगर बात की जाए तो मेरा जीवन जयशंकर प्रसाद की रचना। ठीक है, व्यंग अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का 1881 में। और यहीं पर और तमाम चीजें आप लिख सकते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं तो यह आत्मकथा हो जाएगी। जूठन वाल्मीकि, जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक आत्मकथा हो जाएगी। ऐसे जीवनी अमृत राय की जो है कलम का सिपाही, ये सब चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं, बना सकते हैं चार्ट। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको समझा। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है 9161936062 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, क्या एसएमएस कीजिएगा, आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा,
अपने सब्जेक्ट के नाम एसएमएस कर दीजिएगा और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम एसएमएस कर दीजिएगा। विस्तार से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा बहुत ही बारीकी के साथ। आगे के चैप्टर जो होंगे तो यूनिट नंबर 1 आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। पूरा इकाई नंबर 1 में यही था। अब आगे जो दूसरी इकाई उसमें हिंदी कहानी, जैसे कहानी किसे कहते हैं, कहानी की परिभाषा, कहानी की विशेषताएं, कहानी का महत्व, विभिन्न प्रमुख कहानियां और कहानी का विकास यात्रा, ये आपको पढ़नी होगी। दूसरे यूनिट में चैप्टर हर एक विधाओं के बारे में विस्तार से पढ़ना पड़ेगा आपको दूसरी यूनिट में। दूसरी यूनिट की अधिकतर क्लासेस मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। तो वो चीजें मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगा अगर आप कहेंगे तो, और नहीं तो मैं ऐसे ऐसे रचनाओं को उठाऊंगा जैसे कि आपका ध्रुव स्वामिनी पूरा पढ़ा दूंगा आपको अच्छे से, ठीक है। ऐसे नाटकों में आपका जो भी नाटक शामिल है उस नाटक को विस्तार समझा दूंगा कि वहां से जो क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से कर पाए। तो इसको लेकर के आप परेशान ना हो, जल्दी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने का प्रयास रहेगा। तो आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा करनी होगी। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक, पीडीएफ नोट्स, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, चैप्टर वाइज क्लास, यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। आप एसएमएस कर दीजिएगा इस नंबर पर 9161936062 पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, लाइव भी मिलेगा, वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का यूनिट वाइज चैप्टर वाइज सब कुछ पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा। पीडीएफ की क्वालिटी जो होगी, जिस तरीके से आपके पीछे दिख रही है क्वालिटी पीडीएफ की मैं तैयार कर रहा हूँ, तो इस तरीके से पीडीएफ रहेगी सभी सब्जेक्ट की और सभी चैप्टर्स की आपकी जो इंपॉर्टेंट होगी, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो है साल फार्म में आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी 3 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी, एक माइनर सब्जेक्ट है और एक कोरिकुलर सब्जेक्ट, इन पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में आपको मिलेगी। तो सभी को जुड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, तुरंत एसएमएस कीजिए और तुरंत हमारे कोर्स से ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको सब कुछ बहुत ही बारीकी के साथ मिलता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।